नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में क्या है, इस सवाल पर इस वक्त वाराणसी से लेकर लखनऊ तक जबरदस्त चर्चा चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज कोर्ट के आदेश पर सर्वे के लिए एक टीम ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर पहुंची और इस दौरान यहां गेट से ही हंगामा शुरू हो गया। सख्त सुरक्षा में वीडियोग्राफी के लिए टीम अंदर पहुंची, लेकिन शाम में जब इसके सदस्य बाहर आए तो ये कहकर चौंका दिया कि अभी तक वो ज्ञानवापी मस्जिद में जा ही नहीं पाए। अब कल दोपहर 3 बजे ये टीम ज्ञानवापी परिसर में जाएगी और इस खबर का हर अपडेट आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आजम खान के आगे सलाखों का चक्रव्यूह और मजबूत कैसे हो गया है। इसके साथ ही सीएम योगी के अयोध्या में लिए गए महाराणा संकल्प और रामनगरी के कायाकल्प की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर आज पूरे देश की नजरें टिकी थी। सभी ये जानना चाहते थे कि आस्था से जुड़े जिस मामले में कोर्ट ने मस्जिद के भीतरी हिस्से की वीडियोग्राफी का आदेश दिया है, आखिर उससे क्या निकलकर सामने आता है। इसलिए जब कोर्ट के आदेश पर गठित टीम यहां पहुंची तो हलचल तेज हो गई। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील भी शामिल थे। सर्वे का आज का काम शाम में खत्म हुआ, लेकिन टीम के किसी भी सदस्य ने कैमरे पर यह नहीं बताया कि आखिर पहले दिन उन्होंने किन किन हिस्सों की वीडियोग्राफी की। इतना खुलासा जरूर किया कि पहले दिन हमारी वीडियोग्राफी का दायरा मस्जिद के हिस्से तक नहीं पहुंच पाया। और अब यहाँ पर नारेबाजी की प्रक्रिया ये लोग निभा रहे हैं। आप देखिए, इसको गाड़ी में चलो चलो सड़क पर नमाज। जो सर्वे टीम है वो बाहर आ चुकी है, जो अधिवक्ता हैं वो भी बाहर आ चुके हैं और जो महिलाएं हैं वो भी बाहर आ चुकी है। कार्रवाई हुई है जिस चीज के लिए अंदर परिसर में ही थे, लेकिन उसके लिए अभी आपको डिटेल जानकारी जो है वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अभी उसके लिए थोड़ा कल 3 बजे पुनः है। उसके बाद फिर जो आप जैसे चाहेंगे, जो सवाल आपके होंगे। अब देखिए यहाँ पर अवधेश जी, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष द्वारा नारेबाजी शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और आदेश अदालत का है, मुद्दा धार्मिक आस्था का है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कोर्ट की तरफ से गठित टीम जब वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए पहुंची तो दरवाजे पर ही इसका कड़ा विरोध हुआ। क्या पहले से योजना थी जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और जब सर्वे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी तो क्या इस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शुक्रवार का दिन होने की वजह से पहले से ही नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम सख्त थे। मस्जिद के सामने की संकरी गली में भीड़ काफी थी और लोग लगातार बवाल कर रहे थे। इन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश शुरू की। अब देखना यह होगा कि दोनों पक्ष आपस में समन्वय स्थापित करके किस तरह से इस वीडियोग्राफी वाले सर्वे को पूरा करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर कुछ जो मुस्लिम बंधु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके साथ ही जो गेट है वो भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, लेकिन गुंजन जिस तरह से यहाँ पर जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँची, मंदिर पक्ष वाली टीम यहाँ पर पहुँची मंदिर पर, तो उसी दौरान तत्काल जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी तादाद में जुटे लोगों को हटाने में कामयाब रहा। इसके बाद शुरू हो गया ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम। इस सर्वे टीम के साथ दोनों ही पक्ष के एक सहायक भी मौजूद थे। अंदर जो सर्वे की प्रक्रिया है, जो यहाँ पे कमीशन की प्रक्रिया है, वो यहाँ पर की जा रही है अंदर। और कुछ बिंदुओं पर अभी शुरुआत हुई है बातचीत के बाद। तो जो बिंदु चर्चा में है वो अभी जो कहे कि ध्वंसावशेष जो है वहाँ पर, उसके बारे में जानकारी हासिल की गई है और उसके बाद
ध्वंसावशेष के बाद मुख्य जो परिसर में किस किस चीज़ जो श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं, उन पर भी बातचीत हो रही है। तो उन सारे तथ्यों की भी जानकारी अंदर हासिल की जा रही है। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी, हनुमान, नंदी और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके नियमित दर्शन और पूजा की इजाजत उन्हें मिलनी चाहिए। मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए भी गए थे और हम लोग ये मंदिर के अंदर देखते चले आ रहे हैं कि जो भगवान के विग्रह हैं हमारे और जो नंदी का मुख है और श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए कहीं ना कहीं सनातन धर्म के खिलाफ है। नंदी का मुख हमेशा शिव जी के मंदिर की तरफ रहता है, वो मस्जिद की तरफ है। श्रृंगार गौरी का मंदिर मस्जिद के दीवार पर बना हुआ है। तो इसी की मांग कोर्ट से सनातन धर्मी लगातार करते आए हैं कि इस मस्जिद के अंदर हमारी मंदिर है और उसका सर्वे कराया जाए, उसको देखा जाए। याचिका में ये भी दावा है कि ऐसा न करने देना हिंदुओं की आस्था की अनदेखी होगी। इसमें संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूजा की अनुमति नहीं मिलने से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भंग होता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की मूर्तियों की हकीकत पता लगाने के लिए 8 अप्रैल को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिन्हें परिसर के भीतर के हर हिस्से की वीडियोग्राफी कराकर अहम तथ्य जुटाने को कहा गया है। माहौल को कोई तरीके से खराब नहीं करेगा और ये हम लोग चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर अपना बनारस सिटी रहे, बस यही बात है सर। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। शनिवार को सर्वे की टीम दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर जाएगी। इस केस में याचिकाकर्ता का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की मूर्ति के साथ ही नंदी और गणेश की मूर्ति भी है। दावा यह भी है कि दीवारों पर यहां देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी हुई हैं और ऐसे कई दावे करते हुए याचिकाकर्ता ने मस्जिद परिसर के भीतर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की इजाजत मांगी। जाहिर है ये मामला बेहद संवेदनशील है और हर पक्ष को संयम रखने की जरूरत है। 10 मई को इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई होनी है और तब तक वीडियोग्राफी में मिले तथ्यों को भी कोर्ट के सामने रखना होगा। 26 अप्रैल को अदालत ने आदेश दिया था कि ईद के बाद और 10 मई से पहले तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर के साथ ही परिसर की तमाम जगहों की वीडियोग्राफी कराई जाए। ये काम शुक्रवार को शुरू हो गया। 10 मई को कोर्ट में अगली सुनवाई है। सर्वे कैसी? हम सर्वे को नहीं मानते हैं, हम सर्वे को नहीं मानते। सर कोर्ट का आदेश है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? कोर्ट तो आदेश बाबरी मस्जिद को भी दिया था, तो क्या किया बाबरी मस्जिद के लिए? कोर्ट तो आदेश बाबरी मस्जिद को भी किया था, अब बताइए क्या किया? इससे पहले हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद नाम की कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर सबूत जुटाने के लिए कोई कमीशन भेजा गया है तो इससे याचिकाकर्ता के अधिकार की अनदेखी नहीं होती। हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि जांच के लिए कमीशन भेजना निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे करा, उसका ऑर्डिनरी कमीशन कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। शुक्रवार को सर्वे टीम के मस्जिद परिसर में जाने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास तब हैरान करने वाली स्थिति बन गई जब यहां एक महिला ने भगवा कपड़े में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हालात बिगड़ने की आशंका से इस महिला को पुलिस ने वहां से फौरन हटाया। गाड़ी में बैठा, चलो चलो।
सड़क पर नमाज। महिला का नाम आयशा बीबी बताया जा रहा है, जो वाराणसी के जैतपुर की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ने दावा किया है कि यहाँ रोड पर नमाज पढ़ने वाली महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। पुलिस ने हिरासत में लेकर इस महिला को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया और नमाज अदा करके आगे जा रही और गेट नंबर 4 पे और यहाँ पर एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। गेट पर पहुंचकर गेट नंबर 4 पर यहाँ ये पहुंची। आजम खान के लिए जेल से बेल पर बाहर आने की उम्मीदों को आज एक तरफ मजबूती मिली तो दूसरी तरफ बड़ा झटका भी लगा। राहत की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से जगी तो झटका रामपुर में उन्हें एक नए मामले में आरोपी बनाए जाने से लगा। इससे आजम के आगे सलाखों का ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे बाहर निकलना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। आजम खान की उम्मीदों पर नया हथौड़ा। आजम के लिए जेल से निकलने की राह हुई और भी मुश्किल। आजम को एक और मामले में बनाया गया आरोपी। फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर स्कूल की मान्यता लेने का आरोप। 19 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर बड़ा एक्शन। आजम के लिए उम्मीद के साथ झटके वाला दिन। सुप्रीम कोर्ट से मिला उम्मीदों का सहारा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान को 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ऐसे में एक मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया का माखौल बनाता है। रामपुर से आई झटके वाली खबर। तभी से ये बात कह रहे थे कि इसमें गलत विवेचना की गई है। विवेचक के द्वारा इसमें तथ्य को बहुत गहराई से नहीं देखा गया। आजम के आगे सलाखों का चक्रव्यूह। आजम खान के परिवार को पहले ये भरोसा था कि वो ईद पर जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसी उम्मीद थी कि बाकी बचे सिर्फ एक मामले में उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर बचे एक केस में अनिश्चितता बढ़ती गई और इसकी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से जमानत पर फैसले को रिजर्व रखना था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट पर तल्ख टिप्पणी की तो आजम के लिए उम्मीदें परवान चढ़ने लगी। लेकिन शाम तक रामपुर के एक केस में उन्हें आरोपी बनाए जाने की सिर्फ खबर ही नहीं आई, उनके खिलाफ वारंट की तामील भी करा दी। आरोपों के नए घेरे में आजम खान। सलाखों से बाहर आना कितना मुश्किल, कितना आसान। सुबह में आजम के लिए अच्छी खबर है। खबर दिल्ली से थी, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले में आजम की जमानत पर फैसले को 137 दिन से रिजर्व रखने को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का माखौल उड़ाना है। अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं। 137 दिन बीत गए, एक मामले में फैसला नहीं हुआ। ये मामला शत्रु संपत्ति और शिया वक्फ बोर्ड विवाद से जुड़ा है। सिर्फ इसी एक मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को सुनवाई होगी। जिस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, उसमें 4 दिसंबर से ही फैसला सुरक्षित रखा गया है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से आजम खान को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस L. नागेश्वर राव की बेंच ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान को 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ऐसे में एक मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का माखौल बनाता है और 137 दिन बीत चुके हैं, इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में पिछले कई महीनों से आजम खान बंद हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे, जिनमें कई मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी भी एक मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी जाहिर की है और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है 11 मई को सुनवाई के लिए। अब जाहिर तौर से बात है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 मई के पहले आजम खान के खिलाफ एक मामले में अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर 11 मई को इस पर सुनवाई करवाएगा और उसके बाद फिर जो भी दलील रखी जाएगी आजम खान की वकील की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाएगा। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को होने वाली सुनवाई से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकता है। 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद से ये फैसला सुरक्षित है। इस मामले में दोबारा सुनवाई होने के बाद गुरुवार 5 मई को दूसरी बार जजमेंट रिजर्व रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 9 या 10 मई को हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। हम कोई नहीं चाहते, हम लोग कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के बीच में अगर कोई निर्णय आया तो दोनों माननीय न्यायालयों के बीच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार बीच में आएगी। जो भी हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उसी दिन अगर जमानत उन्हें मिलती है उसका हम लोग तत्काल रिहा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उनके आदेश स्वागत योग्य है, उस पर टिप्पणी करने का कोई विषय भी नहीं है और उन्होंने ऐसा टिप्पणी किया है तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। जो भी माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो विषय होते हैं उन सब में जल्दी सुनवाई हो, जल्दी निस्तारण हो, कोर्ट में लंबी भागनी पड़ी हो, चाहे आजम खान का विषय हो। एक तरफ आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई तो दूसरी तरफ रामपुर से बुरी खबर आई। अब आजम खान को एक और मामले में आरोपी बना दिया गया है, यानी उन पर मुकदमे की तादाद एक और बढ़ गई है। मामला 2020 का है जब रामपुर कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया था। मामला धारा 420 यानी धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने दोबारा जांच के बाद आजम खान को आरोपी बनाया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर मान्यता हासिल की थी। शुक्रवार को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में आजम खान को इस केस के वारंट की भी तामील करा दी गई। इस मामले की सुनवाई 19 मई को होगी। हम तभी से ये बात कह रहे थे कि इसमें गलत विवेचना की गई है। विवेचक के द्वारा इसमें तथ्य को बहुत गहराई से नहीं देखा गया। इसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो गलत है। अब जब उस मामले की दोबारा जांच हुई तो उस जांच में वो सही पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का एक सर्टिफिकेट वो PWD के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। आजम ने अपने ही विभाग से जल निगम की एक शाखा होती है CNDS, उसके JE के द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी किया गया। आजम पर यह नया आरोप लगने के बाद उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। अब सबकी नजर इन दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई पर टिकी है। आजम खान को इसका सबसे ज्यादा इंतजार होगा। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ी है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी ऐसे लोगों को जवाब दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान वाली याचिका को खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कहा, अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं। लाउडस्पीकर से अजान पर हाई कोर्ट ने खींची लकीर। हाई कोर्ट ने नहीं दी बेवजह शोर की मंजूरी। यूपी की योगी सरकार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा रही है और अब
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से योगी सरकार के हौसले और मजबूत हो गए हैं। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी। बदायूं के रहने वाले मुतवल्ली इरफान ने ये याचिका लगाई थी। याचिका में एसडीएम द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ कहा, मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। ये आर्गूमेंट हुआ कि इसमें हमें लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि हमको इसको रन करने के लिए परमिशन दिया जाना चाहिए था, जो कि डिनाई किया गया है एसडीएम बिसौली द्वारा। और इस आर्डर को क्वेश्चन करते हुए उनको ये डायरेक्ट किया जाए कि वो परमिशन ग्रांट करें, तो कोर्ट ने इसको नहीं माना इस आर्गूमेंट को, और ये कहा कि ये राइट टू वर्शिप जो फंडामेंटल राइट्स में आपका माइक रन करने का, माइक बजाने का, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कुल मिलाकर अदालत ने इस मामले में दखल देने से ही इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका में जो मांग की गई थी उसे भी गलत बताया। अब सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही है। सरकार के निर्णय का अप्रूवल है, सरकार यही निर्णय ली है और यही बात कहती आई है, और उसी के तहत हम आभारी है उत्तर प्रदेश के सभी धर्मगुरुओं का, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर अपनी सहमति से, स्वेच्छा से लाउड स्पीकर अपने धार्मिक स्थलों से हटाने का काम पिछले दिनों में पूरा कर लिया है। योगी सरकार लगातार बेवजह के शोर को कम करने पर काम कर रही है। ईद के पहले ही करीब 1 लाख से भी ज्यादा लाउड स्पीकर्स पर एक्शन हुआ था। सीएम योगी अपने बयानों से लगातार ये साफ भी करते रहे हैं कि शांति से समझौता कतई नहीं होगा। हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे, लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर यूपी से महाराष्ट्र तक संग्राम छिड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो मॉडल पेश किया वो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर साबित हो रहा है, और हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर की मांग वाली याचिका को खारिज कर सरकार के हाथ और मजबूत कर दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, जिसकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तार भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उस पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, क्योंकि अब जांच एजेंसियों के निशाने पर उसकी काली संपत्ति है। लखनऊ में मुख्तार की संपत्ति के लिए खोजी अभियान चल रहा है। 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा। अब मुख्तार के काले साम्राज्य को सामने लाने के लिए नई तैयारी कर ली गई। मुख्तार की संपत्ति के लिए लखनऊ में खोजी अभियान। संपत्ति छिपाएगा मुख्तार तो शिकंजे में आएंगे रिश्तेदार। मांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हर दूसरे दिन एक नया झटका लग रहा है। इस बार मुख्तार की नई टेंशन उसकी संपत्ति है, और बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा कि मुख्तार के पास कितनी अवैध संपत्ति है।
दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ईडी को उसकी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना है। इसी क्रम में ईडी ने एलडीए से मुख्तार की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था। ईडी की तरफ से एलडीए को भेजे गए पत्र में मुख्तार के करीबी 6 लोगों के नाम लिखे थे। पत्र में कहा गया था कि इन 6 लोगों के नाम से बाहुबली मुख्तार ने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। एलडीए को संपत्तियों की जानकारी जुटाकर ईडी को भेजनी थी। हालांकि करीब 2 हफ्ते बाद भी मुख्तार की एक भी बेनामी संपत्ति ईडी के हाथ नहीं लग सकी। इस मामले में एलडीए के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एलडीए सूत्रों का कहना है कि बताए गए नामों में जो संपत्तियां हैं वो नगर निगम या तहसील स्तर पर भी हो सकती हैं, इसलिए उनसे भी मदद मांगी गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की अवैध कमाई से बनाई गई तमाम संपत्तियों का ब्यौरा एलडीए नहीं जुटा पा रहा है। अवैध निर्माण पर एक एक नजर रखने वाले एलडीए को बाहुबली मुख्तार की संपत्तियां ढूंढने नहीं मिल रही हैं। दरअसल ईडी ने करीब 2 हफ्ते पहले एलडीए को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मुख्तार और उसके तमाम करीबियों के नाम से अवैध संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां बनाई गई हैं और ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए इन संपत्तियों की जानकारी मांगी थी। हालांकि एलडीए अभी तक किसी भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जुटा पाया है। एलडीए ने मुख्तार के नाम से 10 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की हैं, लेकिन ये बाहुबली मुख्तार अंसारी की हैं या मुख्तार नाम के किसी दूसरे शख्स की, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अब एलडीए ने नगर निगम और तहसील प्रशासन को एक पत्र लिखा है और नगर निगम के दायरे में आने वाली संपत्तियों में मुख्तार अंसारी की सूचियां चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जेल की सलाखों के पीछे मौजूद मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मुख्तार की काली कमाई का पूरा पर्दाफाश हो। हर कोई चाहता है कि बाहुबल के दम पर उसने जो अवैध साम्राज्य बनाया उसकी पाई पाई का हिसाब हो। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राम जन्मभूमि में महाराणा संकल्प। अब बात करते हैं अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े संकल्प। उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि की 3 दिनों की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने मां के दर्शन किए। तो अपने पैतृक गांव के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी ने आज राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। दोबारा सीएम बनने के बाद योगी दूसरी बार अयोध्या दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने राम नगरी के कायाकल्प को लेकर कई विकास योजनाओं का जायजा लिया। तो एक दलित परिवार के घर पहुंचकर उनके साथ भोजन किया। ऐसा करके दिन भर में उन्होंने एक साथ कई संदेश दिए। सबसे खास संदेश अयोध्या के गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के जरिए भी दिया गया। राम राज्य दर्शन की योगी योजना। अयोध्या के कायाकल्प की योजनाओं का तूफानी जायजा। आज की खास बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतनी तपती गर्मी में 45-46 डिग्री के तापमान में सुबह से लेकर के आपने स्वयं देखा है कि एक छोटे से अस्पताल से शुरू करके यहाँ के फ्लाईओवर, आरओबी का निरीक्षण, मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण और उसमें भी बड़ी बारीकी में जा कर के कब टेंडर हुआ, कब काम शुरू हुआ, कब पूरा होगा, इन सब बारीकियों में जाकर के उन्होंने एक एक काम की समीक्षा की है। उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि पहुंचकर पहले मां के दर्शन और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर टेका राम जन्मभूमि में माथा। यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के बाद किया रामलला का दर्शन। सीएम योगी ने यहाँ राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के काम का भी जायजा लिया। इसके बाद ट्वीट किया, राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया
कि डबल इंजन की भाजपा सरकार अयोध्या के पुरातन गौरव को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद सीएम योगी का ये दूसरा अयोध्या दौरा था। उन्होंने यहां चल रही कई विकास योजनाओं का जायजा लिया, खुद मौके पर पहुंचे, अफसरों से हर बात की बारीकी से जानकारी ली। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने टेढ़ी बाजार चौराहे पर बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का भी जायजा लिया। राम जन्मभूमि के लिए बनाए जा रहे 80 फुट चौड़े रोड की भी स्थिति जानी। आज मैं मेरे साथ मंत्रियों का एक समूह अयोध्या के विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए ही हम लोग लगातार अलग अलग ग्रुप से मुलाकात भी किए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह मैं आया था, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का दर्शन किया, मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को नजदीक से देखा, फिर वहां से गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, अयोध्या के विकास के लिए जो 8 ओवर ब्रिजेज बन रहे हैं, ऊपरगामी सेतु बन रहे हैं, उनमें से कुछ का निरीक्षण किया, कुछ की समीक्षा की। वहां से हम लोग एक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भी निरीक्षण करने के लिए गए कि कैसे अध्ययन हो रहा है, क्या सुविधाएं हैं, बच्चों की मन में क्या भावनाएं हैं। वहां पर जाने के बाद फिर भगवान राम का जो प्रिय कार्य था, उन्होंने कहा था कि अगर सचमुच हमें अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करनी है तो अछूत और अस्पृश्यता की भावना को सदैव के लिए तिलांजलि देनी ही होगी। और उस समय सबरी के जूठे वेर और निषाद राज गुहा को अपने गले से लगाने का कार्य प्रभु राम ने किया था। हम लोगों को भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी आज यहां पर एक दलित परिवार ने अपने घर में सहभोज के लिए आमंत्रित किया था और मैं, मेरे सभी मंत्रीगण, मेरे सामान्य सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये सभी लोग उस परिवार में गए और उस परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने सहभोज भी किया, उन्हीं परिवार में सहभोज भी किया। विकास की योजनाओं की मौके पर पड़ताल के बाद सीएम योगी अयोध्या के बेगमपुरा की मलिन बस्ती में पहुंचे। यहाँ सीएम योगी ने एक दलित परिवार के साथ भोजन किया। परिवार के मुखिया मनीराम का घर कभी टीन शेड का हुआ करता था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उन्हें मदद मिली और पक्के घर का निर्माण हुआ। अपने इस घर में मुख्यमंत्री के आने का ये मौका इस परिवार के लिए यादगार बन गया। बिल्कुल, जो महिला हैं, बसंती हैं, जिनके नाम पर ये आवास है, जो लाभार्थी इनके पति मनीराम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी एक बेटी शीला जी, उनसे हमने अभी मुलाकात करवाई, बातचीत कराई। परिवार में और कौन कौन है, कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, दोनों परानी हैं, 6 आदमी हैं। तो आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे जब मुख्यमंत्री जी आए? हाँ, सब मौजूद थे। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवार के घर दस्तक देने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में मंडलीय समीक्षा बैठक की। अफसरों के साथ पूरे मंडल के विकास की योजनाओं पर चर्चा की, हाल के दिनों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पहुंचे। यहां उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या के विकास को वैभव की ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। सीएम योगी ने आज अयोध्या के गुप्तार घाट के किनारे महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। आप इस प्रतिमा को यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी भव्य है ये प्रतिमा। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो जयपुर में इस प्रतिमा को तैयार करवाया गया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर, मां सरयू के तट पर, गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने शाम को सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात भी की। अपने अयोध्या दौरे से सीएम योगी ने साफ कर दिया
कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प की तमाम योजनाएं समय पर पूरी होंगी और पूरी दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर इस तीर्थ नगरी का डंका बजेगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि कई जगहों की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। इसका एहसास आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हो जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन बाहर से कैसा दिख रहा है और कैसे तस्वीर हर रोज बदलती जा रही है, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने ये समझने की कोशिश की। रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और अब उस ब्लूप्रिंट के तहत जो काम कराए जा रहे हैं वो धीरे धीरे ज़मीन पर नज़र आने लगे हैं। एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या के भव्य विकास जो प्रोजेक्ट्स हैं तमाम उन पर भी काम जोर शोर से किया जा रहा है। उसी में से एक प्रोजेक्ट है अयोध्या के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का, उसके विस्तार का, और वो भी आप देख सकते हैं कि काम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस समय हम रेलवे स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं और आप देखें ये वो हिस्सा है जो विस्तारीकरण में है, जहां पर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है रेलवे स्टेशन का। और इसकी अगर आप भव्यता की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक धनुष चक्र और उसके सामने गुंबद, यानी इस रेलवे स्टेशन पे जब कोई यात्री उतरेगा तो इस रेलवे स्टेशन पर जगह जगह उसे कहीं ना कहीं इस रामनगरी के अलग अलग झलक, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं सामने जेसीबी लगी हुई है जो यहाँ पर काम कर रही है इस समय। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो जो लेबर है वो बाउंड्री वॉल का जो काम है वो करते हुए हम उनको देख पा रहे हैं। और ये जो पहले चरण का काम है उसके लिए ये तैयारी है कि जल्द से जल्द इस काम को मूर्त रूप दे दिया जाए, अंतिम रूप दे दिया जाए, पूरा कर लिया जाए। करीब 150 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत दिन रात यहाँ पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ये रेलवे स्टेशन जो है वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अगर कहें तो यात्रियों की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। और अयोध्या में विकास की ये तस्वीर सिर्फ इस रेलवे स्टेशन पर ही नज़र नहीं आती बल्कि अयोध्या के किसी भी मोहल्ले में या इलाके में चले जाएं आप तो वहाँ पर आपको ऐसी तस्वीर मिलेगी। एक तरफ एयरपोर्ट के लिए जो चौड़ीकरण का काम है वो किया जा रहा है, कहीं पर आपको मल्टी लेवल पार्किंग बनती नज़र आएगी, कहीं पर कॉम्प्लेक्स का काम चलता दिखेगा, कहीं दुकानें बनती नज़र आएंगी। तो ये तस्वीर है रामनगरी अयोध्या की, जिसके लिए ये लक्ष्य रखा गया है कि उसे विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में तैयार किया जाएगा। बहुत जल्द यहाँ पर अगर बात करें तो जो आवास विकास की तरफ से एक हाईटेक टाउनशिप तैयार की जानी है लगभग 1200 एकड़ में, उसका काम भी होगा। उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का जो काम है पहले फेज़ का वो भी शुरू किया जा चुका है। और इसी तरह से अयोध्या में जगह जगह अब डेवलपमेंट के काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, अयोध्या। और सिर्फ बाहर से ही नहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन अंदर से भी इतना खूबसूरत है। इन नए रेलवे स्टेशन के अंदर का नज़ारा बिल्कुल हाईटेक है। शैलेश अरोड़ा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। राम मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहा अयोध्या का रेलवे स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है उसकी तस्वीर भी आप यहां से देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमने आपको भी काम दिखाया कि किस तरह से बिल्डिंग बाहर से नजर आती है। अगर आप अंदर झलक मारेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग तैयार की जा रही है पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा शीशे से काम किया गया है। अंदर की अगर आप झलक देखें तो जो पिलर्स हैं उनको भी टाइल्स से कवर किया गया है यहाँ पर। और अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पार्टीशंस थे वो तैयार हो चुके हैं। काम जो है वो लगभग आप कह सकते हैं पूरा होने को है। बेहतरीन क्वालिटी की टाइल्स का, मार्बल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग है जो रेलवे स्टेशन का हम कह सकते हैं एक्सटेंशन है, जो एक्सपेंशन है वो तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखें ये एक्सलेटर्स हैं, यानी जो यात्री होंगे उनकी सुविधा के लिए ये एक्सलेटर्स लगाए गए हैं जिस पर इलेक्ट्रॉनिक आसानी से लोग जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। आप देखें ये पूरा जो परिसर है अपने आप में किसी मॉल से कम नहीं लगता। यानी ये रेलवे स्टेशन जब हम बाहर से देखते हैं तो राम मंदिर की झलक नज़र आती है और जब हम अंदर से इस रेलवे स्टेशन को देखते हैं तो एक मॉल की तरह, किसी भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह आप इसे देख सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में इस तरह के आप देखेंगे तो इस तरह का नज़ारा आपको रेलवे स्टेशन का नहीं दिखेगा, लेकिन ये अयोध्या का रामनगरी का रेलवे स्टेशन है
जो विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि इस रेलवे स्टेशन को जब आप देखते हैं तो किसी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन जैसा ही आपको नज़ारा यहाँ का दिखेगा। आप देख सकते हैं ये हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और इसके ऊपर 1, 2 ये फ्लोर है, तीसरा फ्लोर उसके ऊपर जहाँ पर ये शेड से पूरा कवर किया गया है। आगे चलते हैं, इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाएं। एक्सीलेटर्स जो हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर लग चुके हैं, बहुत जल्द ये फंक्शनल भी होंगे। जब ये समर्पित किया जाएगा जनता को यानी यात्रियों के लिए, जब इसे शुरू किया जाएगा तो ये एक्सीलेटर्स जो हैं वो चलते हुए नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर। आगे की तरफ चलते हैं, इस रेलवे स्टेशन के जो डोर्स हैं जहाँ से हमने अभी प्रवेश किया उनकी बात करें तो शीशे के यहाँ पर गेट दिए गए हैं। यानी हर वो चीज़ जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक किसी मॉल में नज़र आती है वैसी ही तस्वीर हो। यहाँ पर भी देखिए कि बाहर भी जिस हमने बताया कि दिन रात लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से इस रेलवे स्टेशन के अंदर भी आप देखिए मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं, काम चल रहा है और काफ़ी भव्य ये रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। वजह जो हमने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये मानकर चलिए कि यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या होगी उसमें कई गुना का इजाफा होगा। तो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस पूरे भव्य रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो केवल राम मंदिर ही नहीं, राम की नगरी भी सज रही है और उसी की झलक हमने आपको दिखाई कि कैसे राम लला के साथ राम भक्तों का स्वागत हो रहा है। लेकिन भगवान शिव के दरबार में क्या रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिव के द्वार, जय केदार। आज शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो गया। 2 साल के बाद बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही केदार धाम की यात्रा भी शुरू हो गई। अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया। खुल गए बाबा के द्वार, चलो चले केदार। 2 साल बाद खुला शिव का द्वार, चारों तरफ जय जयकार। से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। त्र्यंबके भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित हो चुके हैं। उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार सीमित है। फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या सीमित ही रखी गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी नजर जाएगी वहाँ पर ही बाबा के भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं का जोश उफान पर था। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की आराधना कर आशीर्वाद लिया। सीधे केदार धाम को देख रहे हैं। आज भगवान शिव के कपाट खुले हैं, लेकिन एक ऐसी ही आकृति में एक हमारे साथ में महाराज हैं शिव का, उन्होंने कपड़े धारण किए हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, क्या कहेंगे? आप भी आज उन्हीं की आकृति में हैं। सबसे मैं पहले कभी बोलता नहीं हूँ, बट इतनी कृपा है कि भगवान बाबा केदारनाथ ने मुझे इतना जो रूप से सराहा है पिछले 17 सालों से, आज मुझे मौका मिला है कि उनके दरबार में हाजिरी लगाने का। मेरा जीवन पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है। केदारपुरी की ये 5 अलग अलग तस्वीरें बाबा केदार के प्रति उनके भक्तों की आस्था बयां करती है। गौरी कुंड से लोग 17 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर केदारनाथ तक पहुंचते हैं, यानी आस्था के आगे हर राह आसान हो जाती है। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और अब केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। अब 8 मई को
बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से विनोद कुमार के साथ रोहित डिमरी की रिपोर्ट। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।